नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, पाठ 4 बिहारी की सतसई। देखिए, बिहारी ने प्रत्येक पद्य के अंदर गागर में सागर भरा है। ऐसा माना जाता है कि सागर में से गागर भर सकते हैं, किंतु गागर में सागर भरना बड़ा मुश्किल है, किंतु बिहारी ने ऐसा करके दिखाया है। उन्होंने छोटी बातों के अंदर भी बहुत सार की बातें बताई, इसलिए जितने सारे कवि संसार में बिहारी को ऐसा कहा गया है गागर में सागर भरना। अर्थात उन्होंने छोटी बातों के अंदर अर्थ, गंभीर विचार, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें डाल करके अपनी बात को बड़े सुंदर तरीके से प्रकट किया है, जो विचारणीय है। उस समय लिखी गई उनकी पुस्तक आज भी विचारणीय है। उन्होंने अपने विचार के माध्यम से कोई गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश किए, जो हम पढ़ रहे थे। अब उससे आगे देखते हैं। पद्य संख्या 16। देखिएगा, इस पद्य के माध्यम से क्या कहा गया है कि किसी भवन के अंदर नायक और नायिका दोनों बैठे हैं, किंतु दूसरों के सामने, क्योंकि भवन के अंदर भीड़ थी, लोगों की आवाजावी थी, ऐसी स्थिति के अंदर वो लोगों के सामने अपनी बात कहना चाहते हैं किंतु कह नहीं पाते हैं, और आपस में एक दूसरे सिर्फ नैनू के द्वारा ही बातें करते हैं, आंखों के इशारे से ही वो एक दूसरे को समझाते हैं, जिसके कारण लोगों को बुरा भी न लगे और अपनी बातों को एक दूसरे के प्रति वो समझ भी सके। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत नैनू ही सो बात। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनू ही सो बात। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजा, कहीं सबू तेरो हियो मेरे ही की बात। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुण हो तू, तिये लिलार बेंदी दिए अग्नि तू बढ़त उदो तू। दीठी न पर तू समान दूती, दीठी न पर तू समान दूती, कनक कनक ते गात, भूषण कर कर कस लगत परसी पिछानी जात। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दियो बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारो गे। गे का मतलब घर, ऊपर वाले में दे रखा है कि कवि बिहारी इसके माध्यम से कहना, कहत नटत रिजत खिलत मिलत, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि भरे भवन में करत नैनू सी बात। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि एक कोई बहुत बड़ा भवन है, उसके अंदर नायिका और नायक दोनों बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे से नैनू से ही बातें करें, आंखों के इशारे के माध्यम से एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु दोनों में से बोलना कोई भी अच्छा नहीं मान रहे, दोनों में से कोई नहीं बोल पा रहा है। कैसे? कहत वो कह भी रहे हैं, किसी बात के लिए मना भी कर रहे हैं, रिजत गुस्सा भी कर रहे हैं, खिजत आक्रोश कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, खिलत प्रसन्न हो रहे हैं, और अपनी बातों को कहते हुए उनको लज्जा भी आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी बातों को कहते समय सिर्फ नैनू से, अपनी आंखों से ही एक दूसरे को इशारा करके समझाते हैं, क्योंकि वो जो भवन था वो लोगों से भरा हुआ भवन था, उसके अंदर अपनी बात को प्रकट करने में असक्षम थे। ऐसी स्थिति में नैनू के द्वारा आंखों के इशारे के माध्यम से एक दूसरे को संबोधित करे थे, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। इसके अंदर क्या है कि लास्ट में बीच का न होकर के इसमें बार बार तैवर की आवर्ती हुई जाता है। कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लज्जात। इसमें क्या है कि तैवर की बार बार आवर्ती है। इस तैवर की बार बार आवर्ती के कारण इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहूं सब तेरो हियो मेरे ही एक ही बात। ये कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं, कागज पर लिखन न बनत कहत संदेश लजात। ये नायिका क्या है कि नायक को कुछ कहना चाहती है, नायिका को कुछ नायक को लिख करके बताना चाहती है, अपने मुंह से भी कुछ कहना चाहती है, किंतु वो क्या करती है, कागज पर लिखत न बनत। वो अपने मन की बात, अपने मन के विचार कागज पर लिख करके नायक को दिखाना चाहती है, किंतु क्या है कि वो कागज पर भी नहीं लिख पाती है। कहते संदेश लजात,
और अपने संदेश को, अपनी बात को जब वो नायक को कहना चाहती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको लज्जा आती है, शर्म आती है, तो अपने मन की बात भी उसको नहीं बतला पाती है। कहें सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। अंत में नायिका विचार करती है कि आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर मेरे मन में क्या विचार और आपके मन में क्या विचार है, आप मेरे विचारों को स्वयं ही समझ लीजिए कि मैं अपने विचारों के माध्यम से क्या कहना चाह रही हूं। आप सिर्फ इस बात से ही समझ लीजिए, क्योंकि न तो मुझसे लिखना बन रहा है, न तो मुझसे लिखा जा रहा है, और न अपने संदेश को मैं अपने मुंह से कहना चाह रही हूं। ऐसी स्थिति के अंदर कहो सब तेरो हियो मेरे हिये की बात, अर्थात आप मेरे हृदय की बात आप अपने हृदय में पहचान लीजिए कि मेरे मन में आपके प्रति क्या भावना है। कवि बिहारी ने इस पद्य के माध्यम से भी बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि किस प्रकार से अगले वाले व्यक्ति की भावनाओं को कदर करते हुए अगले वाला व्यक्ति इसको पहचान ले। न कहने की आवश्यकता पड़ी, न उसको बोलने की आवश्यकता पड़ी, न कुछ लिख करके देने की आवश्यकता पड़ी। वो नायिका इसके माध्यम से कहना चाह रही है कि आप मुझसे स्नेह करते, इसके माध्यम से आप मेरे हृदय की बात अपने हृदय में पहचान लीजिए कि मैं आपके प्रति क्या भावना रखती हूं। 18वां जो टॉपिक दे रखा है इसमें ये दे रखा है कि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां अपने आप को सुंदर बनाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के प्रसाधन लगा करके वो अपने पति को रिझाना चाहती है, या यूं कह सकते हैं कि संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग करती है। कहा भी गया है कि औरतें 16 श्रृंगार करती है, मानते हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि जैसे मान लीजिए औरतें 16 श्रृंगार करती है, किंतु अगर बिंदी अगर नहीं लगाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके जो 16 श्रृंगार 0 हो जाता है। तो यहां इसी संबंधित एक बात कही गई है। ये क्या कहा है? कहते सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुण हो, तिये लीलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त उदोत। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि किसी अंक के आगे, किसी संख्या के आगे, किसी अंक के आगे अगर शून्य लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, सिपर लगा देते हैं, तो उसकी जो गिनती है 10 गुना हो जाती है, उसकी तुलना 10 गुना हो जाती है। जैसे 1 के आगे 0 लगाते हैं 10 हो गया, 10 के आगे 0 लगाते हैं 100 हो गया। किसी भी अंक के आगे अगर 0 लगा दे, पीछे नहीं आगे, किसी अंक के आगे अगर शून्य लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो उसकी जो गिनती है, उसकी तुलना, उसकी विशेषता 10 गुना हो जाती है। किंतु इसकी तुलना एक स्त्री से की, तिये लीलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त दो। किंतु स्त्री जब अपने मस्तक पर बिंदी धारण करती है तो उसकी विशेषता 10 गुण नहीं होती, बल्कि विशेषता उसकी अगणित हो जाती है, जिसकी गिनती करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। या नायिका के बारे में कहा है तिये लीलार, लीलार किसको बोलते हैं? ललाट या बेंदी में से बिंदी दिए अग्नितु बढ़त उदोतु, बढ़ते बढ़ते उदोतु, जिसके बारे में तुलना करें। अगणित किसको बोलते हैं? जिसकी गिनती करना भी बड़ा मुश्किल है। अर्थात स्त्री अपने मस्तक पर जब बिंदी धारण करती है तो उसकी सुंदरता अगणित हो जाती है, जिसकी तुलना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। जबकि किसी अंक के आगे अगर 0 लगाते हैं उसकी तुलना 10 गुना हो जाती है, इसकी विशेषता 10 गुना हो जाती है। किंतु किसी स्त्री के मस्तक पर बिंदी धारण करने के कारण उसकी तुलना, उसकी विशेषता अगणित हो जाती है, जिसकी तुलना करना भी बड़ा मुश्किल है। देखिएगा इस बिंदी की तुलना संख्या से की तो संख्या में तो मात्र 10 गुना बढ़ती है, किंतु स्त्री की सुंदरता का वर्णन कवि बिहारी ने बड़े सुंदर रोचक तरीके से किया है कि बिंदी लगाने से ही उसकी तुलना अगणित हो जाती है, अर्थात अतुल्य हो जाती है, बड़ी सुंदर हो जाती है। इसलिए क्या है कि स्त्रियां हिंदू समाज के अंदर बिंदी लगाती है। कहा भी गया है कि अगर स्त्री अगर बिंदी ने लगाए तो उसके जो 16 श्रृंगार हैं वो सूखे माने जाते हैं, नथिंग माने जाते हैं, ना के बराबर माने जाते हैं। देखिए ऊपर वाले में भी क्या है कि नायिका, क्योंकि इस पाठ के अंदर आपको बताया गया है भक्ति, नीति और अंत में श्रृंगार। ये नीचे वाले जो श्लोक चल रहे हैं ये सारे श्रृंगार के हैं। इसमें क्या है कि नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब वो वर्णन सामने है, चाहे पीछे से, या उनकी भावनाओं को वर्णन किया गया है। 19वें टॉपिक में दे रखा है दीठी न पर तू समान दूती कनक कनक ते गात, भूषण कर करकश लगत परसी पिछानी जात। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि दीठी न पर तू समान दूती कनक कनक ते गात। ये गात का मतलब होता है शरीर, और कनक किसको बोलते हैं? कनक के शब्द 2 अर्थ यहां, कनक सोना और कनक का अर्थ हो गया
या उनका पीतांबर या पीला शरीर, तो यहां कनक कनक यमक अलंकार एक तरह से, यह कनक शब्द यहां सोने का होता है और कनक से यहां धतूरे का होता है, लेकिन यहां दूसरा जो कनक है इसका शाब्दिक धतूरा नहीं है, बल्कि उनका जो नायिका का जो शरीर है वो क्या है, कनक के समान अर्थात पीले रंग का है, जो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से उन्हें आभूषण धारण ही नहीं कर रखे। दीठी ने, दीठी का मैं दिखाई नहीं दे रही है, पर तू समान दूती कनक कनक ते गात भूषण करकस, भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछानी बात। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि नायिका ने अपने पीले शरीर पर, अपने गोर वर्ण के शरीर पर जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, नायिका ने अपने गोर वर्ण पर जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर नायिका ने अपने जो शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रखे हैं, वो आभूषण उनकी सुंदरता के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। नायिका की सुंदरता को देखते हुए वर्णन कर रहे हैं कि बार बार देखने के बाद भी उनके जो शरीर पर जो आभूषण धारण दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में भूषण कर कर्कश लगत परछी पिछानी जात, ऐसी स्थिति में नायिका जब उनके शरीर को स्पर्श करता है, नायिका के शरीर को स्पर्श करता है, तब उनके उन आभूषणों के खुरदरेपन के कारण को महसूस होता है कि नायिका ने अपने गोर वर्ण के शरीर पर आभूषण धारण कर रखे हैं, अन्यथा उनके शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं आभूषण को दिखाई नहीं देते। कारण क्योंकि नायिका का सुंदर जो अलौकिक शरीर है बड़ा ही सुंदर है, गोर वर्ण लिए हुए, तो क्या है कि उनका रंग जो गोर वर्ण है और सोने का रंग भी वैसा है। ऐसी स्थिति में नायिका की सुंदरता के कारण उनके शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो आभूषण को दिखाई नहीं देते। अंत में वो इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके शरीर को जब स्पर्श करता है तब उन पे क्या है कि खुरदरापन महसूस होता है। तब नायक ने महसूस किया कि वास्तव में नायिका ने अपने इस सुंदर शरीर पर आभूषण धारण कर रखे। कवि ने देखिए कितनी इस नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्रों के ऊपर उन्होंने क्या है कि जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, सोने के आभूषण भी नायिका को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, अलौकिक है, सुंदर है, उस पर क्या है कि नायक मोहित हो जाता है। देखिए दीठी ने पर तू समान दूती, समान दीठी में दिखाई नहीं दे रही है, समान दूती, समान कौन सी, कनक, कनक, कनक इसको बोलते हैं सोना, और यहां कनक का शाब्दिक का दूसरा होगा गौरवर्ण शरीर, ते गात, गात में शरीर, ये कहना चाहते हैं कि दोनों समान है, नायिका का शरीर और उन्होंने आभूषण धारण कर रखे हैं, दोनों समान होने के कारण नायक को नायिका के सुंदर शरीर पर जो आभूषण पहन रखे हैं उनको आभूषण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दोनों समान है, उनको आभूषण दिखाई नहीं देते। भूषण कर कर्कश लगत परछी पिछानी बात। ऐसी स्थिति में नायक जब नायिका के शरीर को स्पर्श करता है तब उन आभूषणों के खुरदरेपन के कारण नायक को पता लगता है कि नायिका ने निश्चित रूप से अपने शरीर पर आभूषण धारण कर रखे हैं। कवि बिहारी इनके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि नायिका की सुंदरता ऐसी है, उसकी सुंदरता के कारण नायिका ने जो वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, नायिके के आभूषण नायक को दिखाई तक नहीं देते, क्योंकि नायिका बड़ी ही सुंदर और अलौकिक थी। इसमें नीचे रखा है अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो जिया रोगे। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दियो बढ़ायो हूं रे बड़ो जिया रोगे। कवि बिहारी कह रखे हैं कि अंग अंग नग जगमग, अर्थात अंग अंग नग जगमग दीप सिकासी दे, कि नायिका ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनका नग नग, अंग अंग नग जगमगत, अर्थात उनके शरीर पे जो आभूषण धारण कर रखे उनका एक एक नग जगमगाता हुआ सुंदर दिखाई दे रहा है। एक तो नायिका का गोर वर्ण और नायिका की सुंदरता, साथ में उन्होंने जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनका एक एक जो नग है चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप सिकासी दे, दे में शरीर, अर्थात उनका शरीर दीपकों के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। नायिका ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं एक तो वो, और नायिका की सुंदर जो अलौकिक जो स्मृति है, जो उसकी छवि है वो ऐसी लग रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने दीपक धारण कर रखे हैं और वो दीपक जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां दे भी रखा है
अंग अंग नग जगमग दीप सिकासी दे। नायिका ने अपने गौर वर्ण पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो आभूषण जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में नायिका का अलौकिक जो सुंदरता है वो, और ऐसी स्थिति के अंदर उनके शरीर पे जो जगमगाते हुए मोती से वो हैं, साथ में उनकी सुंदरता ऐसी लग रही है दीप सिकासी दे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दीपक धारण कर रखे हैं और दीपों के कारण उनका प्रकाश हो रहा है। नीचे रखा है दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारोगे। कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर रात के समय अगर दिए को बढ़ा भी कर दिया जाए, दीपक को बुझा भी दिया जाए, तो भी कमरे के अंदर प्रकाश रहता है, कमरे के अंदर अंधेरा नहीं रहता बल्कि प्रकाश रहता है। देखिए कवि बिहारी ने इनकी सुंदरता का वर्णन करते कितने सुंदर तरीके से पेश किया है कि नायिका की सुंदरता, उनका गौर वर्ण और उन्होंने जो आभूषण धारण कर रखे उनकी सुंदरता की तुलना किससे की है कि कमरे के अंदर अगर उजाला खत्म कर दिया जाए या दीपक को बड़ा कर दिया जाए, दीपक को बुझा दिया, बुझाना नहीं बोलते दीपक को बड़ा करना। आपने कभी सुना भी होगा कोई दुकान वगैरह होती है तो उसको सायंकाल के समय उसका मालिक, उनको संभालने वाला व्यक्ति कहता है भाई अब मैं सामान नहीं दूंगा क्योंकि मैंने दुकान को बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं बोलेगा मैंने दुकान बंद कर दी है। दुकान बंद करने का मतलब हो गया परमानेंटली बंद करना, वो दोबारा नहीं खोलेगा तब तो उसको बंद बोलते हैं। बाकी क्या बोलते हैं, अब मैंने दुकान बढ़ा दी है, अर्थात इस काम को मैंने बढ़ाया। इसी प्रकार से पहले लोग क्या कहा करते थे कि दीपक, पहले बिजली वगैरह तो थी नहीं, और दीपक को रात्रि के समय अगर बुझा देते थे भाई सुबह फिर जला लेंगे, जरूरत पड़ेगी, और रात में सोते समय इसको बड़ा कर देते, कहते ले भाई दीपक को बड़ा कर दो। दीपक को बुझाने का अर्थ होता था बड़ा करना। तो कहना चाह रहे कि अंग अंग नग जगमग दीप सिकासी दे, दियो बढ़ायो हूं रहे बड़ो उजियारो गे का मतलब घर में उजियारा में सुजाला, बड़ों में बुझाना, बड़ा करना, और बढ़ाए का मतलब हो गया बड़ा। ये अंग अंग जो शब्द है इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश है। देखिए कहना चाहे अंग अंग जगमग दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूं रे बड़े उजियार। कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि नायिका ने अपने गौर वर्ण पे जो आभूषण धारण कर रखे हैं जिसके कारण उनका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? जगमग दीप सिकासी दे, और उनके शरीर पर जो आभूषण है उन पे जो मोती लगे हुए हैं, उनका जो गौर वर्ण है वो चमकता हुआ एक यूं लग रहा है जिस प्रकार से उन्होंने दीपक धारण कर रखे हैं। और रात्रि के समय दिया बढ़ाए हूं रे बड़े उजियारोगे, रात्रि के समय दीपक बड़ा होने के पश्चात दीपक को बुझाने के बाद भी बिल्कुल कमरे के अंदर उजाला रहता है। ये देखिए कि कवि बिहारी की एक अलौकिक शक्ति है। कवि बिहारी की ये प्रकट करने का बहुत ही सुंदर तरीका है कि दिया बड़ा करने के पश्चात कभी उजाला नहीं हो सकता, लेकिन नायिका की सुंदरता का वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है जिसके कारण नायिका सुंदर लगे और ये बात बड़ी अच्छी लगे। बड़े रोचक तरीके से इन्होंने इस टॉपिक को पूरा किया है। अब देखिएगा ये जो पाठ है बिहारी, ये आज ये पूरा हो रहा है, ये पाठ आपका खत्म हो गया है। लेकिन ये जो पाठ है इसके अंदर कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है जिसके कारण व्यक्ति इसके बारे में विचार करे। जितने सारे लेखक कवि हुए हैं इन्होंने तो क्या है कि इस तरह की बातें नहीं लिखी है, इन्होंने अपने इस पद्य के माध्यम से ये बातें प्रकट किए, भक्ति नीति श्रृंगार भक्ति की बातें बताई कि जैसे कृष्ण के प्रति उनके मन में कितनी श्रद्धा थी। उसके बाद में नीति की बात है, व्यक्ति की क्या नीतिगत बातें होती है, व्यक्ति अपने जीवन में किस किस के प्रति क्या न्याय कर सकता है, नैतिक बातें बताई। और अंत के अंदर क्या है कि नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो देखिए एक ही व्यक्ति ने जो पद्य जो लिखे गए उनके अंदर भक्ति नीति श्रृंगार की बातें लिखी है कि नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने किस तरह से कितने श्लोक लिखे हैं। साथ में क्या इसके साथ में भक्ति की, भगवान के प्रति उनके मन में कितनी भक्ति थी। और शुरुआत में नीति कि राजा का क्या कर्तव्य बनता है, कि राजा का कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा करना, समस्या आने पर उनका सहयोग करना, साथ देना। इसलिए तो क्या किया है कि जो जयपुर का जो सवाई जयसिंह थे वो क्या है कि राजकाज में न लग करके किसी नवोडा पत्नी की तरह लग जाते हैं, पत्नी के उस पास में लग जाते हैं। और अंत में क्या है कि उन्होंने श्लोक के माध्यम से उनको सावचेत किया, सचेत किया, और उन्होंने क्या है कि हमेशा के लिए उस बुराई को त्याग दी और वो क्या है कि अच्छे कामों में लगे। और उनके इस श्लोक से प्रभावित होकर के उनको बड़ा पद भी दिया गया। थैंक